हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो डेव विद सौरभ में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है AWS इलास्टिक बिन्स स्टॉक। तो चलिए मैं इसमें आपको पहले थ्योरेटिकल बताऊंगा कि इलास्टिक बिन्स स्टॉक होता क्या है। उसके बाद मैं आपको इलास्टिक बिन्स स्टॉक को लॉन्च करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इसकी लैब को आगे करेंगे। तो मैं इसमें आपको डेमो और थ्योरी दोनों कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले इलास्टिक बिन्स स्टॉक क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। सो इलास्टिक बिन्स स्टॉक इज ए सर्विस फॉर डिप्लॉइंग एंड स्केलिंग वेब एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। इलास्टिक बिन स्टॉक एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप अपनी वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो, और इसमें सबसे बड़ी बात है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं सोचना। इसलिए इसे पास कहते हैं, प्लेटफॉर्म ऐसे सर्विस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म देती है और इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से मैनेज करते हैं, खुद से लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, एवरीथिंग इज मैनेज बाय इलास्टिक बिन्स स्टॉक इटसेल्फ। You only need to provide the code, application code, and Elastic Beans stock in the backend, launch EC2 instance, load balancer, auto scaling, security group, everything it's launch itself. So you upload your code and Elastic Beans stock automatically handle the deployment like auto scaling, capacity provisioning, load balancing and health monitoring. तो दोस्तों इलास्टिक बिन्स स्टॉक मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि जावा, डॉटनेट, पाइथन, रबी, गो, PHP एक्सेट्रा। डॉकर को भी सपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे लिए इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर करके देती है। हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें इन्वायरमेंट इसमें खुद से इंस्टॉल करना है, तो ये हमारे लिए इन्वायरमेंट सेटअप करके देती है। EC2 इंस्टेंस बैकएंड में लॉन्च कर देती है हमारे लिए, और जो भी हमारा कोड होता है, कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करती है। So it uses EC2 instance in the backend to host your applications and provided features like auto scaling, load balancing to handle varying traffic load. Difference between Elastic Beans Stock and EC2। तो जब इलास्टिक बिन्स स्टॉक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती, इलास्टिक बिन स्टॉक इटसेल्फ जो है स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है। बट EC2 इंस्टेंस क्या होता है, इसमें कस्टमाइजेशन होता है। हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से सेट कर सकते हैं, हमें कितनी कैपेसिटी चाहिए, कितना हमारा जो है मेमोरी चाहिए, वो सब चीज़ें, स्टोरेज कितनी चाहिए, वो सब चीज़ें हम EC2 में खुद से मैनेज करते हैं। बट इलास्टिक बिन्स स्टॉक में ये सब चीज़ें इलास्टिक बिन्स स्टॉक इटसेल्फ मैनेज करता है। तो अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें, तो कोई भी अगर हम वेब एप्लीकेशन इलास्टिक बिन्स स्टॉक पे लॉन्च करते हैं, तो इसमें लोड बैलेंसर, सबसे पहले इलास्टिक बिन्स स्टॉक सेटअप लोड बैलेंसर टू डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस रनिंग योर वेब एप्लीकेशन। तो जब हम इलास्टिक बिन स्टॉक सेटअप करते हैं तो वो लोड बैलेंसर को सेटअप करता है। लोड बैलेंसर का काम क्या होता है कि जितने भी EC2 इंस्टेंस इलास्टिक लोड बिन्स स्टॉक हमारे लिए लॉन्च कर रहा है, उस पर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना। और नॉर्मली क्या होता है कि लोड बैलेंसर हमारा जो है पब्लिक डोमेन पे, पब्लिक सबनेट पे बनता है, और EC2 इंस्टेंस जो हम क्रिएट करते हैं प्राइवेट सबनेट पे रहते हैं। EC2 instance behind the load balancer, there are multiple EC2 instances, each running a copy of your web application. These instances are part of auto scaling group, which allow them to scale up or down based on traffic demand. और थर्ड पॉइंट है एप्लीकेशन कोड। योर वेब एप्लीकेशन कोड इंक्लूड HTML, JavaScript, whatever code you want to provide, web related code, you can provide them code, and Elastic Beanstalk launch EC2 instance, load balancer in the backend। तो इसमें भी 2 टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, मैं अभी आपको लैब करके दिखाऊंगा। इलास्टिक बिन्सस्टॉक में 2 तरीके के इन्वायरमेंट होते हैं, एक होते हैं वर्कर इन्वायरमेंट, दूसरा होता है वेब इन्वायरमेंट। तो वर्कर इन्वायरमेंट जो होता है वो आपके उन ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं जो कि एक तो आपके वेब से रिलेटेड नहीं होते और जिन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कंप्लीट होने में। तो उस टाइप का वर्क फ्लो है, जैसे कि बैच प्रोसेसिंग हो गई या कुछ ETL टाइप का लॉजिक है, सही, और कोई भी ऐसा लॉजिक जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, तो उस केस में हम वर्कर इन्वायरमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हमारा वेब एप्लीकेशन है तो हम वेब इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करेंगे।
अब बात करते हैं, जब हम इलास्टिक बिन स्टॉक को लॉन्च करेंगे तो उसमें दो तरीके के IAM रोल चाहिए होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ IAM रोल वी नीड टू डिफाइन। वन IAM रोल जो है इलास्टिक बिन स्टॉक सर्विस रोल है, जो कि इलास्टिक बिन स्टॉक को चाहिए होता है, और एक रोल हमें EC2 इंस्टेंस के लिए क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि EC2 इंस्टेंस बैकएंड में क्रिएट होता है। तो EC2 अपने आप में सब चीज़ें मैनेज करता है, सिक्योरिटी ग्रुप और लोड बैलेंसिंग, स्केलिंग, ये सब चीज़ें वो मैनेज करता है। तो हमें एक रोल इलास्टिक बिन्स स्टॉक के EC2 इंस्टेंस के लिए भी बनाना पड़ता है। तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये सारी परमिशन है। जब हम EC2 के लिए रोल बनाते हैं, इलास्टिक बिन स्टॉक EC2 के लिए हम रोल बनाते हैं, तो ये तीनों सर्विस AWS इलास्टिक बिन स्टॉक वेब टायर, AWS इलास्टिक बिन स्टॉक वर्कर टायर एंड AWS इलास्टिक बिन स्टॉक मल्टी कंटेनर डॉकर, ये तीनों पॉलिसी हमें असाइन करनी पड़ती है। कब? जो हम रोल बनाते हैं किसके लिए? EC2 के लिए। तो क्या स्टेप होते हैं जो हमारा इलास्टिक बिन स्टॉक में जब हम लॉन्च करते हैं, तो देखिए क्या स्टेप होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान से सुननी है। सबसे पहले एप्लीकेशन क्रिएट होती है, फिर उसके अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, एनवायरनमेंट एक सेटअप करके देता है EB। तो इलास्टिक बिन स्टॉक हमें एक एनवायरनमेंट सेटअप करके देता है, देन हम उसमें अपना एप्लीकेशन को रन करते हैं। और जितनी बार हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, कोई भी हमारा वेब कोड है, कुछ भी हम रन कर रहे हैं, तो हम उसका वर्जन चेंज करते रहते हैं। तो हम नंबर ऑफ एप्लीकेशन उसमें लॉन्च कर सकते हैं। There is no additional charge for AWS Elastic Bin Stock. You pay for AWS resources. You create a store and run your web application, and you only pay for what you use. तो चलिए मैं अब आपको जल्दी से डेमो दिखा देता हूँ। तो हम इलास्टिक बिन स्टॉक खोलते हैं। मैं इसमें आपको एक पाइथन की ऐप लॉन्च करके दिखाऊंगा कि कैसे पाइथन के वेब कोड को EB में रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे आ गया क्रिएट एप्लीकेशन। तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो अब इधर दिखा रहा है वेब सर्वर इन्वायरमेंट, वर्कर इन्वायरमेंट, तो हमें वेब सर्वर चाहिए। एप्लीकेशन नेम मैं दे देता हूँ माई ऐप। इन्वायरमेंट नेम इसने अपने आप डिफ़ॉल्ट ले लिया माई ऐप -env। अगर आप चाहो तो कुछ और कस्टमाइज नेम देना तो दे सकते हो। डोमेन नेम जो है, डोमेन नेम ये अपने आप ऑटो जनरेट कर लेता है इधर कोई भी वैल्यू। और अगर आप चाहते हो कोई अपने आप से डोमेन नेम दे लेना, क्योंकि इस डोमेन नेम के थ्रू ही आप जो है रन करते हो, उस पर क्लिक करते हो तो आपका वो एप्लीकेशन जो है आउटपुट देती है। तो आप कुछ भी इधर मीनिंगफुल नेम दे सकते हो। तो हम अभी इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, ऑटो जनरेट कर लेगा। उसके बाद आते हैं प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म में हम पाइथन ले लेते हैं, तो ये हमारे लिए पाइथन कॉन्फ़िगर करके देगा। जो भी वर्जन लेना चाहो 3.11, 3.9, वाट एवर वर्जन यू वांट। तो मैं 3.9 ले लेता हूँ। सैम्पल एप्लीकेशन एंड अपलोड योर कोड। अगर आपके पास कोई अपना कोड है तो आप डायरेक्टली इधर से अपलोड कर सकते हो, उस बकेट का URL दे सकते हो, वरना आप एक सैम्पल एप्लीकेशन रन कर सकते हो। सैम्पल एप्लीकेशन हमें रन नहीं करनी है, इसके पास अपने आप एक पाइथन की फाइल है, जिप फाइल है, और वो उस जिप फाइल को ऑटोमेटिकली हमारे लिए रन करके देगा। जब हम फर्स्ट टाइम इसे देखेंगे तो वो अपने आप जो फर्स्ट पेज ओपन होकर आएगा, जब हम उसका जो डोमेन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो एप्लीकेशन कोड आपको डिस्प्ले होगा। वो वेब एप्लीकेशन जो सैम्पल एप्लीकेशन है वो आपको डिस्प्ले होगी। अब उसके बाद आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस, सिंगल इंस्टेंस, हाई अवेलेबिलिटी। तो इंस्टेंस है, तो अभी हम POC कर रहे हैं, तो एक फ्री टायर एलिजिबल है मेरे लिए, सिंगल इंस्टेंस मैं ले लेता हूँ। और अगर हाई अवेलेबिलिटी में क्लिक करोगे तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल इंस्टेंस आपको लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसका मतलब ये है कि हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि मोर देन 1 इंस्टेंस, ताकि अगर एक इंस्टेंस डाउन हो जाए तो आप दूसरा इंस्टेंस ओपन कर लो। तो सही है, मैं सिंगल इंस्टेंस ले लेता हूँ और नेक्स्ट करते हैं। अब बात कर रहे हैं क्रिएट यूज़ न्यू सर्विस रोल। तो आपको अगर न्यू सर्विस रोल फर्स्ट टाइम अगर आप बना रहे हैं, अपना लॉन्च कर रहे हैं,
तो आप क्रिएट एंड यूज़ न्यू सर्विस रोल पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार क्रिएट कर लिया और फिर दोबारा इसे डिलीट करके पूरे अपने एप्लीकेशन को और आप दोबारा से इलास्टिक बिनस्टॉक बनाते हैं तो उस रोल को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ तो इस वजह से मेरे को ये रोल क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट एंड यूज़ न्यू सर्विस रोल पे क्लिक करके मैंने इस रोल को दे दिया। EC2 की पेयर आपको इधर कुछ ले सकते हो अगर कोई की पेयर है आपके पास, अगर क्योंकि EC2 इंस्टेंस जो आपके लॉन्च होंगे तो उसे लॉन्च करने के बाद अगर आपको उस EC2 इंस्टेंस को ओपन करना है तो सिक्योरली ओपन करना है तो आपको एक की पेयर चाहिए होता है। तो की पेयर हम क्रिएट कर सकते हैं इजीली, हमें कुछ नहीं करना। EC2 पे चलते हैं और इधर की पेयर का ऑप्शन आता है। इधर की पेयर सही है, इधर क्रिएट की पेयर कर लेते हैं और इधर कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ राम दे देता हूँ और देन क्रिएट की पेयर। तो ये मेरा की पेयर क्रिएट हो गया है राम के नाम से और ये मेरी पीपी के फाइल भी जनरेट हो गई है। अगर मैं पुट्टी के थ्रू लॉगिन करूँगा और EC2 सर्वर पे जाना चाहूँगा तो तब मेरी ये फाइल काम आएगी। तो अभी हम आगे चलते हैं, हमें की पेयर की ज़रूरत थी, इसे रिफ्रेश करते हैं। अब मेरे को इधर देखिए राम दिख रहा है, मैंने राम सेलेक्ट कर लिया। तो अभी मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ इस सर्विस को, सही है। तो अब बात आ रही है EC2 इंस्टेंस प्रोफाइल। तो EC2 के लिए हमें रोल क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि रोल के पास क्या परमिशन होनी चाहिए, ये तीनों परमिशन होनी चाहिए। तो एक हम रोल क्रिएट कर लेते हैं। तो इधर चलते हैं IAM में, रोल्स में गए और इधर हम क्रिएट रोल कर लेते हैं। सर्विस जो है EC2 के लिए रोल क्रिएट कर रहे हैं तो EC2 ले लेते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब जो जो पॉलिसी हैं ये तीनों पॉलिसी हम इधर अटैच कर लेते हैं AWS। तो आपको दिख रहा होगा AWS इलास्टिक बिनस्टॉक वेब टायर और वर्कर टायर। तो आप इधर पढ़ भी सकते हो, डिस्क्रिप्शन में क्लियर लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ब्लाइंडली पॉलिसी ऐड कर रहे हैं। आप इधर देखिए इलास्टिक बिनस्टॉक वेब टायर जो है वो वेब सर्वर इन्वायरमेंट के लिए होता है, राइट। और इलास्टिक वर्कर टायर जो है इलास्टिक बिनस्टॉक वर्कर टायर ये वर्कर इन्वायरमेंट के लिए होता है कि हम वर्कर इन्वायरमेंट में कोई कोड अपलोड करते हैं तो तब ये रोल का यूज़ होता है। बट अभी मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ कि कल को आप वर्कर इन्वायरमेंट, अभी तो हम वेब इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वर्कर टायर अगर हम नहीं भी लेंगे तो भी हमारी एप्लीकेशन रन होगी, राइट। और तीसरा रोल था मल्टी कंटेनर डॉकर। अगर आपकी डॉकर रिलेटेड एप्लीकेशन है तो डॉकर फाइल कुछ रिलेटेड है तो आपको ये तीनों रोल की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने तीनों रोल ही सिलेक्ट कर लिया अभी फ़िलहाल के लिए। तो हमें तो पाइथन एप्लीकेशन, पाइथन वेब एप्लीकेशन लॉन्च करने तो हमारे लिए यूज़ आएगा सिर्फ वेब टायर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं और इस रोल का नाम कुछ भी दे देते हैं, माई EC2 रोल। हम दे देते हैं इलास्टिक इलास्टिक बिनस्टॉक माई EC2 रोल और इसे क्रिएट कर देते हैं इधर। तो ये रोल क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं रोल। और इस रोल में जो परमिशन है वो हम इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो वेब टायर का जो रोल है, अब इसमें जो परमिशन है वो क्या है, वही परमिशन है कि वो S3 को अलाउ कर रहा है कि आप S3 के अंदर कोई भी एक्शन, गेट, लिस्ट, पुट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। कौन कर सकता है? इलास्टिक बिनस्टॉक कर सकता है, लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी परमिशन इसने
दे दिया इसे। अब हमें इधर सेलेक्ट करना है, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो इधर मुझे वो रोल दिख रहा है, इलास्टिक बिनस्टॉक माई EC2 रोल को इधर हमने असाइन कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। VPC डिफ़ॉल्ट VPC ले लेते हैं। इंस्टेंस सेटिंग पब्लिक IP एड्रेस जो लेना है इसे एक्टिवेट कर देते हैं। एंड इंस्टेंस सबनेट, जो भी सबनेट है तीनों हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद डेटाबेस सबनेट है, तो इलास्टिक बिनस्टॉक बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए एक RDS SQL डेटाबेस भी सेटअप करके देता है। अगर हम इसे लेना चाहते हैं तो हमें इधर इनेबल डेटाबेस करना पड़ेगा और इन्हें सबनेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमारा वो डेटाबेस भी लॉन्च करके देगा। तो अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वेब एप्लीकेशन में डेटाबेस भी यूज़ हो रहा है तो उस केस में आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बट अभी हम डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहे, तो अभी हम इसे इनेबल नहीं कर रहे हैं। वरना अगर आप इधर इनेबल डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो ये इनेबल हो जाएगा और इधर आपको देखो MySQL सेलेक्ट करने का जितने भी डेटाबेस हैं RDS के अंदर, सही है, पोस्टग्रेस, SQL सर्वर, तो वो सारे ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसे मैं डिसेबल कर देता हूँ हाल फिलहाल के लिए और आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। EC2 सिक्योरिटी ग्रुप, ये सिक्योरिटी ग्रुप अपने आप क्रिएट करता है इलास्टिक बिनस्टॉक, और साथ में हम डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप भी ले लेते हैं, क्योंकि जो EC2 का लिए जो EC2 इंस्टेंस जो लॉन्च करेगा उसको एक सिक्योरिटी ग्रुप की ज़रूरत होगी, तो वो सिक्योरिटी ग्रुप हम इधर से डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं। इंस्टेंस ऑन डिमांड है और अब हमें कुछ नहीं करना। इमेज इंस्टेंस टाइप हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, हम जो भी इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करना चाहे, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट T3.small लिया है, क्योंकि हमने जो है सिंगल इंस्टेंस पहले ही सेलेक्ट किया हुआ था फ्री टायर वाला, तो इसलिए मिनिमम कैपेसिटी का ले रखा है, राइट। और इधर हमारे पास ऑप्शन है लोड बैलेंस का भी। अगर लोड बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो इधर हम जो है इंस्टेंस एक से ज़्यादा दे सकते हैं। जब हम एक से ज़्यादा इंस्टेंस देंगे तो लोड बैलेंसर हमारा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। तो अभी हम सिंगल इंस्टेंस कर रहे हैं तो लोड बैलेंसर की ज़रूरत ही नहीं है। अब इधर नेक्स्ट कर देते हैं। क्लाउड वॉच मैट्रिक इसको हम छोड़ देते हैं और इधर क्लाउड वॉच लॉग एक्टिवेट कर लेते हैं। रिटेंशन दिया हुआ है कि कितने दिन तक वो आपके लॉग एक्टिव रहेंगे, और साथ में ये भी दिया हुआ है कीप लॉग आफ्टर टर्मिनेटिंग इन्वायरमेंट। अगर आप लॉग्स को रखना चाहते हो इन्वायरमेंट के टर्मिनेट होने के बाद भी, और अगर आप लॉग्स चाहते हो कि डिलीट हो जाए जैसे आपका इसे आप एप्लीकेशन को टर्मिनेट करते हो, तो हम इधर डिलीट लॉग्स अपॉन टर्मिनेशन कर देते हैं। इधर एक्टिवेटेड का ऑप्शन है कि अगर आपके सॉफ्टवेयर में कुछ भी अपडेट आते हैं या आपकी एप्लीकेशन में कुछ भी अपडेट आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, और आप इधर वीकली अपडेट विंडो सेट कर सकते हो, तो उस टाइम पे वो अपडेट हो जाया करेंगे। और अगर आप चाहते हो इसे डीएक्टिवेट करना तो इसे अनटिक भी कर सकते हो, तो हम इसे अनटिक कर लेते हैं। ईमेल नोटिफिकेशन, अगर आप नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हो तो आप अपनी मेल आईडी इधर दे सकते हो। डिप्लॉयमेंट पॉलिसी ऑल एट वंस एंड इमीटेबल, एक बार में आप पूरी एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करना चाहते हो तो हम इधर ऑल एट वंस ले लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन रोल बैक अपडेट टाइप इसे डीएक्टिवेट रखते हैं। इग्नोर हेल्थ चेकअप, तो इग्नोर हेल्थ चेक डोंट फेल डिप्लॉयमेंट ड्यू टू हेल्थ चेक फेलियर। तो अगर आप हेल्थ चेक को इग्नोर करना चाहते हो तो इसे ट्रू कर दीजिए, बट हम हेल्थ चेक को इग्नोर नहीं करना चाहते तो इसे फॉल्स कर देंगे। उसके बाद इधर टाइम आउट है। टाइम आउट की वैल्यू है कि आपका कितने टाइम में इलास्टिक बिन्स स्टॉक जो है डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा एक तरीके से। तो इसका इधर का थ्रेशोल्ड वैल्यू हम 300 दे देते हैं। तो 300 मतलब कि 5 मिनट हो गए, तो उतना टाइम लगेगा इसे आपके बिन्स इलास्टिक बिन स्टॉक को कम्प्लीटली डिप्लॉयमेंट करने के लिए। तो हम 300 लेके चलते हैं।
अब उसके बाद सर्वर है जो हमारा अपाची और एंजिन्स है, जो भी वेब एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं वो इन्हीं दो सर्वर पे लॉन्च होते हैं। तो हम एंजिन्स ले लेते हैं एंड ये हमारा पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट है, राइट। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है जिसमें हमारी पाइथन की एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट रन होगी, और हम चाहें तो अपना भी इन्वायरमेंट प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट का पाथ है, और हम इसके बाद इसे नेक्स्ट कर देते हैं। और इसे सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 5 to 10 मिनट ये लेगा कम्प्लीटली कॉन्फ़िगर होने में। और उसके बाद इस पे हम अपना पाइथन कोड को रन करेंगे। तो पाइथन कोड को जब हम रन करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले जो पाइथन कोड रन करना है, किस में करना है, इस मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। जो कोड मैं रन करूँगा, मेरे एप्लीकेशन है फ्लास्क की, और इसके अंदर मैं एक हेलो फंक्शन मैंने बना रखा है, और उसमें मैं सिंपल ये प्रिंट करवा रहा हूँ, दिस इज़ ए सिंपल फ्लास्क वेब एप्लीकेशन। तो इस प्रोग्राम को मैं जो है application.py प्रोग्राम को डिप्लॉय करूँगा। तो दोस्तों जब डिप्लॉय करेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान देने वाली हैं। तो इसके लिए हमें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और एक requirement.txt फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, और उन तीनों को हमें जिप करके इसमें अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके हमारे एप्लीकेशन कोड लॉन्च होगा। क्योंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट इसने वेर ऐप करके कुछ स्टेजिंग करके ले रखा है टिल बिन तक। तो एक हम अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट इस एप्लीकेशन कोड के साथ पास करेंगे, जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन करेगी उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में। तो कैसे करेंगे वो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास विंडो मशीन है, अगर आपके पास यूनिक्स मशीन होगी तो आपके कुछ स्टेप मेरे से डिफरेंट हो सकते हैं, बट लॉजिक सेम ही रहेगा, कंसेप्ट सेम ही रहेगा। तो मैंने अपने इस पे लॉगिन कर लिया, और इधर मैंने कुछ कमांड लिखी हुई है ताकि मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लूँ। और मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने पाथ में आ जाता हूँ। किस पाथ में आ जाता हूँ, जहाँ पे मैंने अपना कोड रखा हुआ है। मैंने अपना कोड इधर रखा हुआ है वेब ऐप तक। तो इधर जो है cd करके मैं अपना डायरेक्टरी के अंदर आ जाता हूँ। बीनस्टॉक, राइट। तो मैं इस डायरेक्टरी के अंदर आ गया। अब मेरा सेकंड स्टेप जो है, अब हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट को रन करना है, और उसके लिए मेरे को कमांड जो रन करनी पड़ेगी python-m virtual env और env। तो एक कमांड है जो कि 9x वर्जन के लिए डिफरेंट हो सकती है, बट मेरे को अपने इस फोल्डर के अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है। ओके, इधर पाइथन लिख देते हैं। तो मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर, किसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर। तो थोड़ा बहुत टाइम लेगी कमांड, बट मेक श्योर आपका पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए आपकी विंडो मशीन में, तभी ये पाइथन जो है कमांड रन करेगी आपकी कमांड प्रॉम्प्ट से। तो देखते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रही है। तो आप देख सकते हैं इसने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है, और इधर जाके भी आप इसे देख सकते हो, इसने env के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है मेरे वेब ऐप फोल्डर के अंदर। तो अब मेरे एप्लीकेशन को एक पाइथन का इन्वायरमेंट मिल चुका है। अब दूसरा काम मेरा क्या है, मुझे एक requirement.txt फाइल भी क्रिएट करनी है। उससे पहले मुझे अपने इन्वायरमेंट को एक्टिवेट भी करना है। तो इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए कमांड होती है एक्टिवेट, जो कि हमें स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जाके रन करनी होती है। तो उसके लिए हमें क्या क्या कमांड रन करनी पड़ेगी,
तो आप देख सकते हो इधर मैंने जो कमांड पेस्ट करी है .env के अंदर स्क्रिप्ट्स, और स्क्रिप्ट्स के अंदर एक्टिवेट होता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाता है। अब मैं इस समय पाइथन के इन्वायरमेंट में आ चुका हूँ, राइट। और इसे डीएक्टिवेट करने के लिए अगर मैं इधर डीएक्टिवेट टाइप करूँगा तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर मैं इसे इधर डीएक्टिवेट टाइप करता हूँ इधर से जाने के लिए, तो आप देख सकते हो अगर मैंने इधर डीएक्टिवेट प्रेस किया तो ये इन्वायरमेंट से मैं वापस से एग्जिट हो गया, राइट। तो अब हम इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम एक कमांड चलाएंगे पिप फ्रीज, राइट। तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होगा फ्लास्क, क्योंकि फ्लास्क की लाइब्रेरी हम अपनी एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जाएंगे cd-env, उसके बाद स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर, और उसके बाद हम जाएंगे एक्टिवेट के अंदर, राइट। अब हमें इसे एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद एक्टिवेट फोल्डर के अंदर नहीं, हम इसे एक्टिवेट करेंगे। अब ये एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट दोबारा से करने के बाद हमें क्या करना है, पिप इंस्टॉल फ्लास्क हमें रन करना है। तो पिप इंस्टॉल फ्लास्क जब हम रन करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी फ्लास्क की डिपेंडेंसी है वो सारी हमारी इसमें फोल्डर के अंदर, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। तो वो जो मेरी एप्लीकेशन जो है इंपोर्ट कर रही है, application.py फाइल जो फ्लास्क को इंपोर्ट कर रही है, वो ईजिली उसे लाइब्रेरी मिल जाएगी। और ये सारा कोड हमें जिप करके रन करना है। तो देखते हैं, इसलिए इंस्टॉल कर दिया होगा। हाँ जी, इन्होंने स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर फ्लास्क को रन कर दिया है, तो मेरा फ्लास्क इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, पिप फ्रीज कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। और पिप फ्रीज कमांड क्या करता है, जितनी भी डिपेंडेंसी है फ्लास्क को रन करने के लिए, जो फ्लास्क लाइब्रेरी को भी यूज़ करने के लिए भी हमारे को इतनी सारी लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी हमें डिपेंडेंसी जो है requirement.txt फाइल में कॉपी करनी पड़ेगी, और देन हम इसे जिप करेंगे। तो हमारा जो है लास्ट स्टेप है, और उसमें हम सिंपल जो एक requirement.txt फाइल क्रिएट कर देंगे, और उसमें हम अपना पिप फ्रीज, और मैंने जो है इसे requirement.txt फाइल के अंदर राइट करवा दिया, राइट। अब आप देख सकते हो इधर requirement.txt फाइल क्रिएट हो गई होगी। नहीं हुई तो हम एक काम करते हैं, इसे क्रिएट कर देते हैं। ओके, वो एक्चुअली उसने क्या किया होगा, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर क्रिएट करवा दी है, राइट। मैं इसे इधर से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर था, इस वजह से उसने स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर क्रिएट करवा दी। हमें वेब ऐप फोल्डर के अंदर क्रिएट करवानी है। अब मेरी वेब ऐप फोल्डर के अंदर क्रिएट हो गई होगी। तो ये रही मेरी requirement.txt फाइल, जिसके अंदर ये सारी डिपेंडेंसी है जो कि फ्लास्क एप्लीकेशन को रन करने के लिए काम आती है। तो मेरा सारा कोड रेडी हो गया, बस मुझे इसे जिप फाइल में क्रिएट करना है। तो सेंड टू जिप फाइल कर देते हैं, और इसका नाम इसने env दे दिया, हम चेंज भी कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा जब तक इलास्टिक स्टॉक लॉन्च हुआ नहीं हुआ। तो इन्वायरमेंट सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, आप देख सकते हो मेरा इलास्टिक स्टॉक लॉन्च हो गया है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा डोमेन में, ये डोमेन इसने अपने आप से क्रिएट किया है, राइट। तो आप देख रहे हो पेज आपको दिख रहा है। तो ये डिफ़ॉल्ट पाइथन का पेज है, ये कोई पाइथन की कोडिंग है, पाइथन का कोड है जो कि सैम्पल एप्लीकेशन के तौर पे इसे रन कर देता है। तो ये जो पेज आपको दिख रहा है डोमेन पे क्लिक करने पर, वो एक डिफ़ॉल्ट पेज है, एक सैम्पल एप्लीकेशन है जो कि इसने रन कर दिया। और अब आप इधर देख सकते हो कि जो भी, सबसे पहले आप इधर देखो कि इसने क्या क्या करा। मैं एप्लीकेशन पे क्लिक करा, राइट लेफ्ट साइड में एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इसने एक एप्लीकेशन क्रिएट करी माई ऐप, उसके अंदर एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया माई ऐप -env। जब इस इन्वायरमेंट पे क्लिक करो तो उसके अंदर एक डोमेन नेम मिला, जिससे आपका डोमेन ओपन होता है।
अब इस इन्वायरमेंट के साइड में आप जाओगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अपलोड एंड डिप्लॉय। तो इस अपलोड एंड डिप्लॉय में जाके आपको अपने कोड को डिप्लॉय करना है वर्जन के साथ, राइट। और साथ में जो भी इवेंट होते हैं, मतलब आपके एप्लीकेशन जब रन होती है तो जो भी आपके लॉग्स बनते हैं वो सब आपको नीचे डिस्प्ले हो जाते हैं, जो भी इवेंट हुए। तो इस इवेंट में जाके आपको सब चीज़ें डिस्प्ले होंगी कि आपका सक्सेसफुली लॉन्च इन्वायरमेंट हो चुका है। इससे पहले मैं आपको EC2 इंस्टेंस भी दिखा देता हूँ जो इसने बैक एंड पे क्रिएट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि एक EC2 इंस्टेंस, टाइम ले रहा है रिफ्रेश होने में। आप देख सकते हो इसने एक EC2 इंस्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर दिया है। इस पर क्लिक करते हैं और इलास्टिक EC2 इंस्टेंस जो क्रिएट किया उसके साथ वो रोल भी अटैच कर दिया जो रोल हमने क्रिएट करते समय से असाइन किया था, इलास्टिक बिनस्टॉक माई EC2 रोल। और अब हम इसकी बात करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप की। तो दो सिक्योरिटी ग्रुप इसने क्रिएट करे हैं। एक मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर चल के देखिए। दो सिक्योरिटी ग्रुप हमारे डिफ़ॉल्ट तो है ही, एक सिक्योरिटी ग्रुप इसने और क्रिएट कर लिया है। और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसलिए अपने आप उस सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू परमिशन दे दिए। क्या परमिशन दिए? एक तो 80 पोर्ट को अलाउ कर दिए। 80 पोर्ट का मतलब कि आपकी वेब एप्लीकेशन आपके सर्वर पे चल सकती है, आपको पोर्ट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने आप ही समझा कि आपको एंजिन्स हमने सेलेक्ट किया था, आपको याद होगा, तो इसलिए अपने आप पोर्ट को ओपन कर दिया। और सिक्योरिटी ग्रुप में भी इसकी एंट्री दी होगी कहीं ना कहीं। तो हमें सिक्योरिटी ग्रुप में उस पोर्ट को ओपन करने की डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में ज़रूरत नहीं है, राइट। तो चलिए अब हमें क्या करना है, हमारी सब चीज़ें काम कर रही हैं परफेक्टली। और अब हमें जो कोड हमने बनाया था जिसमें हमने अपना इन्वायरमेंट, एप्लीकेशन, एक इन्वायरमेंट का फोल्डर बनाया था, एक एप्लीकेशन कोड था हमारे पास, और एक requirement.txt फाइल बनाई थी। और इस फोल्डर का नाम जब जिप करा तो इसने env दे दिया। हम इसे कुछ मीनिंगफुल दे देते, वेब ऐप नाम दे देते हैं या कुछ, हाँ वेब ऐप दे देते हैं। तो इस वेब ऐप जो जिप फोल्डर है, इस जिप फोल्डर को हम अपलोड करेंगे। कहाँ अपलोड करेंगे? इलास्टिक बिनस्टॉक में। तो देयर इज़ अ ऑप्शन अपलोड एंड डिप्लॉय, इधर हम अपनी फाइल को चूज़ करेंगे। तो हम चलते हैं, तो वेब ऐप की जिप फाइल को सिलेक्ट कर देते हैं। द वर्जन इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले लिया। आप चेंज करना चाहो, कुछ और नेम देना चाहो तो नेम दे सकते हो। ऐसे डिप्लॉय कर देते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेता है। हमारा ये डिप्लॉय हो रहा है अभी। तो ऊपर आ रहा है इलास्टिक बिनस्टॉक इज अपडेटिंग योर इन्वायरमेंट। तो इस इन्वायरमेंट में हमने अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया। जब ये सक्सेस हो जाएगा तब हम इस डोमेन लिंक पे क्लिक करके देखेंगे। तो आप देख सकते हो ऊपर मैसेज आ गया, इन्वायरमेंट अपडेट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो इट मीन्स कि हमारा जो इन्वायरमेंट है अपडेट हो चुका है और जो हमने वेब ऐप डॉट जिप फाइल अपलोड की थी वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। अब इसे हम डोमेन नेम में दोबारा से क्लिक करते हैं। तो जब हम डोमेन नेम में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसने मैसेज प्रिंट करवा दिया, हेलो दिस इज ए सिंपल फ्लास्क वेब एप्लीकेशन। तो जो कोड मैं चाह रहा था रन करना, जो मेरी वेब का एक स्मॉल कोड बनाया था, तो वो मेरा मैसेज इधर देख सकते हो वो डिस्प्ले हो चुका है। फंक्शन कॉल हो गया इधर सक्सेसफुली। और अब अगर मैं वेलकम पेज पे क्लिक करूँगा तो वेलकम पेज पे भी देखो वेलकम पेज अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब इन्वायरमेंट में मेरी जो मैंने कोड लॉन्च करा था अभी न्यू, उसने मेरा जो सैम्पल एप्लीकेशन पहले रन कर रही थी उसे ओवरराइट कर दिया। तो इस तरीके से हम अपना इन्वायरमेंट इस पे लॉन्च करते हैं और इन्वायरमेंट पे अपना कोई भी कोड इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए वीडियो कैसी लगी।